वास्तु का फील्ड बचपन से ही मुझे अट्रैक्ट करता था। और एक साइन ये है कि मेरा जो बेटा पेट में था, और उस समय मैं अच्छी वैदिक किताबें पढ़ती थी, और उसी समय एक जैन काललोक प्रकाश ग्रंथ मेरे हाथ में आया। उस टाइम पे आपने किस माध्यम से शुरू किया? कैसे सीखा? और सबसे पहले तो मैं बैंक में जॉब करती थी, तो हमारे यहाँ एक पाटिल सर थे। और उन्होंने मगीरवार मगीरवार गुरुजी बहुत कर्नाटक के हैं, बहुत फेमस है। वास्तु एक कंस्ट्रक्शन का विज्ञान है, लेकिन उसमें ज्योतिष की जोड़ है। हम नहीं है ऐसा नहीं कह नहीं कह सकते। सकते। जैसे आपने गुरु राहु योग की बात की, उसका भी कहीं ना कहीं ये नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट और कैंसर से कनेक्शन है, जैसे आपने कहा। हाँ, और हर एक की इंटेंसिटी, योग कितना खराब है, कितना रिजल्ट देगा, इंटेंसिटी वास्तु में कितना दोष है, कुंडली का गुरु राहु योग भी कितना दोषपूर्ण है, सही है, कम है, ज्यादा है, इसके पर रिजल्ट डिपेंड करते हैं। तो जी। लोगों को इस तरह से डराना ये ठीक बात नहीं है। नमस्ते एवरीवन, मैं हूं जय कृष्णवेणी और वास्तु एक्सपर्ट। आप जानते हैं हम सीरीज में बात कर रहे थे, काफी सारे एक्सपर्ट्स, इंस्पिरेशनल जर्नीज में मैं पॉडकास्ट आपके सामने लेके आई हूँ। आज हमारे साथ वुमेन्स डे में एक स्पेशल गेस्ट हैं, जिन्होंने वास्तु शास्त्र में अपना एक अलग पहचान नेशनली नहीं इंटरनेशनली भी बनाया है। उनका एक्सपीरियंस इतना ज्यादा है बिकॉज शी हैज वर्कड विद सो मेनी पीपल, डिफरेंट डिफरेंट क्लाइंट्स, और ऐसा शायद ही कोई एरिया होगा जहाँ पे उन्होंने काम नहीं किया होगा। आज हम उनसे वास्तुशास्त्र के बारे में बात करेंगे। हम सब जानते हैं काफी सारे डेज होते हैं जो हमारे गवर्नमेंट के वजह से, गवर्नमेंट के साइड से, या इंटरनेशनल वर्ल्ड डेज होते हैं, जैसे टीचर्स डे, काफी सारे डेज होते हैं, डॉक्टर्स डे। वैसे ज्योतिष डे जिन्होंने स्टार्ट किया, उनका पूरा श्रेय डॉक्टर त्रिशाला सेठ को जाता है, जिन्होंने ये दिवस स्टार्ट किया और बहुत सक्सेसफुली कुछ सालों से चलता आ रहा है। ये गुजरात की पहली वास्तुशास्त्री हैं, and I am really honored to welcome her in my podcast. Ma'am, namaste, Trishala ji. Welcome to my podcast. नमस्ते कृष्णा वेणी जी। नमस्ते। नमस्ते और सभी दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। मैम, बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आपने अपने व्यस्त शेड्यूल से टाइम निकाल के हमें टाइम दिया। आई एम रियली ऑनर्ड टू होस्ट यू, कि आज हम जान सकते हैं वास्तुशास्त्र के बारे में, आपके बारे में, आपकी जर्नी के बारे में, क्योंकि वास्तुशास्त्र जब आपने शुरू किया होगा, महिलाओं का तो एक एरिया बिल्कुल नहीं रहा होगा, आई एम श्योर। तो आप अपने बारे में कुछ शेयर कीजिए। अपने बारे में थोड़ा ये कहना चाह बिल्कुल, बिल्कुल। वास्तु का फील्ड बचपन से ही मुझे अट्रैक्ट करता था। और एक साइन ये है कि मेरा जो बेटा पेट में था, और उस समय मैं अच्छी वैदिक किताबें पढ़ती थी, और उसी समय एक जैन काललोक प्रकाश ग्रंथ मेरे हाथ में आया। और उस ग्रंथ में घरों के बारे में, 16 प्रकार के घरों के बारे में वर्णन था। और मैंने बैठे बैठे सारा कैलकुलेशन किया कि मैं जिस घर में रह रही हूँ, मैं पैतृक घर में रह रही थी, जो 150-200 साल पुराना घर था। हम्म, तो उस घर का क्या रिजल्ट हो सकता है, और वहां पे बताया गया कि इस घर का रिजल्ट है पुत्र। हम्म, और देखिए, हमारा सारा समाज जानता है कि मेरे घर में 7 पीढ़ियों से पुत्र ही हुए हैं। तो जी। हमारा वास्तुशास्त्र, हमारा नॉट ओनली वास्तुशास्त्र, सारे शास्त्र कितने सटीक है। और तभी से यह इंटरेस्ट ज्यादा पनपा। पहले बचपन से मुझे मेरे पिताजी एस्ट्रोलॉजी बहुत जानते थे, वो बैंकर थे, लेकिन एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट था, पढ़ते थे, और मैं उनके साथ थोड़ा 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 पढ़ती थी, प्रिंट्स लेती थी, बहुत करती थी। लेकिन ये जो इंसिडेंट हुआ, उसके बाद वास्तु में मेरा बहुत इंटरेस्ट बढ़ा, और मैं इसमें आई। सबसे जब आपने पहले शुरू मैंने शुरू में फैंसी की सीखना भी शुरू पढ़ाई किया, की। जब आपने जी। शुरू शुरू में जब आपने शुरुआती दिनों में सीखना शुरू किया, आजकल तो काफी सारे एप्स हैं, सॉफ्टवेयर है सीखने के लिए, उस टाइम पे आपने किस माध्यम से शुरू किया? कैसे सीखा इस शास्त्र को? सबसे पहले तो मैं बैंक में जॉब करती थी, तो हमारे यहाँ एक पाटिल सर थे। और उन्होंने मगीरवार मगीरवार गुरुजी बहुत कर्नाटक के हैं, बहुत फेमस है, और इनका बहुत डीप नॉलेज है, काफी सारे उनके स्टूडेंट हैं। तो मैं डायरेक्ट मगीरवार जी से नहीं सीखी हूँ, लेकिन उन्हीं के शिष्य जो थे, उन्होंने मुझे सिखाया। और उसके बाद मैं पढ़ती गई, खास करके सारी जो जैन लाइब्रेरीज थी उसकी मैं मेंबर बनी, वहां से किताबें पढ़ी। और मैं पाटिल सर अभी तो है नहीं, लेकिन मैं हमेशा उनकी शुक्रगुजार रहूंगी कि उन्होंने मुझे बहुत ही गाइडेंस दिया।
और आप वो अपने मगीरवार सर के स्टूडेंट थे। आप अपने शुरुआती दिनों की कोई फील्ड विजिट के बारे में बताना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। फील्ड विजिट के बारे में भी बताना चाहूंगी, और भी एक्सपीरियंस अगर टाइम है तो मैं बताना चाहूंगी जी। कि एक बार एक फील्ड विजिट में गई थी, और मैं ज्योतिष भी जानती हूँ, और मैं कुंडलियां भी जब वास्तु विजिट करने जाती हूँ तो वहां रहने वालों की बर्थ डेट्स और बर्थ डाटा भी मंगवा के उनका रिपोर्ट तैयार करती हूँ। जो बहुत और वो, जरूरी है। हाँ, जरूरी है। यस। देखिए, वास्तुशास्त्र ज्योतिष का ही एक अंग है, तो ये अंग है जरूरी है। जी। और वो टैली होता है, नहीं होता वास्तु एक वो कंस्ट्रक्शन का विज्ञान है, लेकिन उसमें ज्योतिष की जोड़ है। हम नहीं है ऐसा नहीं कह नहीं कह सकते। सकते जी। हाँ, नहीं कह सकते। तो कुंडलियां मैच करती थी, और उनकी कुंडली में गुरु राहु का योग था। ये सबको जानने के लिए भी ये बात बड़ी काम आएगी, क्योंकि गुरु राहु का योग था। और जहां जहां पे मैंने गुरु राहु का योग घर के मेन पर्सन की कुंडली में देखा, तो उनके नॉर्थ ईस्ट में कुछ ना कुछ तो दोष आता ही है। जी। और जिस घर में मैं विजिट में गई, तो वहां पे आई एम वेरी सॉरी टू से 3 बेटियों पर एक बेटा था, लेकिन वो बेटा बहुत ही बीमार रहता था, और आई एम वेरी सॉरी टू से वो वेजिटेबल चाइल्ड था। हम्म। तो गुरु राहु और नॉर्थ ईस्ट की जो भी एक सही स्थिति ना होना, ये दोनों का कनेक्शन मैंने कनेक्शन। वेरी फर्स्ट विजिट में पाया। और मैं आज तक देखती आ रही हूँ कि वो बात सच है। जी। लेकिन इसके साथ मैं और एक बात ये जोड़ना चाहूंगी कि आजकल जो लोग कर रहे हैं कि अगर आपके नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है तो आपको कैंसर होगा, नो, इस तरह से नहीं डराइए। नॉर्थ ईस्ट में दोष है तो उसका नेगेटिव प्रभाव होता है, लेकिन जरूरी नहीं कि हर बार वो कैंसर में ही ये परिवर्तित आपने हो। बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कही, जो आज के टाइम पे इसका अवेयरनेस मेरे को लगता है सबसे ज्यादा जरूरत है। वास्तुशास्त्र मतलब सब लोग जानते हैं ईशान कोण सबसे महत्वपूर्ण दिशा है। जैसे आपने गुरु राहु योग की बात की, उसका भी कहीं ना कहीं ये नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट और कैंसर से कनेक्शन है। जैसे आपने कहा, जहां पे भी नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है, जरूरी नहीं है सबको कैंसर हो। तो ये तब होता है जब गुरु राहु का योग भी यहाँ पे कहीं ना कहीं काम करता है। हाँ, और हर एक की इंटेंसिटी, योग जित कितना खराब है, कितना रिजल्ट देगा, इंटेंसिटी वास्तु में कितना दोष है, कुंडली का गुरु राहु योग भी कितना दोषपूर्ण है, सही है, कम है, ज्यादा है, इसके पर रिजल्ट डिपेंड करते हैं। तो जी। लोगों को इस तरह से डराना ये ठीक बात नहीं है। आजकल मैं देख रही हूँ, आई एम वेरी सॉरी टू से, हमारे पॉडकास्ट की शुरुआत में मैं टीका नहीं करना चाहती हूँ। बस मैं सारे वास्तु शास्त्रियों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप लोगों को डराने वाली भाषा में बात मत करिए। ये बहुत गलत हो रहा है। छोटी छोटी बातों में आपने ये चीज ये ऐसे रखी है तो जरूर ऐसा होगा, आपकी घड़ी बंद है तो ऐसा होगा। नो डाउट सब चीजों का इफेक्ट है, लेकिन वो कितना है, कितना है कैसे और है। किसको कितना अफेक्ट करता है। हाँ, और एक एक एक्सपीरियंस तो मैं बिल्कुल शेयर करूंगी। एक जी। विजिट मेरे लिए मेरे पास इसलिए आया कि आप तुरंत आइए। क्यों क्यों भाई तुरंत आइए? कि एक वास्तुशास्त्री आके गए हैं, और वो ऐसा बता के गए हैं कि आपकी मिडल में दीवार है, और ये जो दीवार है आप अगर नहीं तुड़वाओगे तो विद इन 6 मंथ आपके घर में किसी की डेथ होनी है। अरे, आप वास्तुशास्त्री है या ज्योतिषी है, आप भगवान नहीं है। जी। आप सब कुछ अपने हाथ में मत लीजिए। और उनका मैं करने गई वास्तु, और मैं आपको बता देती हूँ कि उनकी नो डाउट उनकी दीवार बीच में से जा रही थी, लेकिन वो पूरा सेंटर था। और उनकी यहाँ रेमेडी मैंने करवाई, और उनकी दीवार तो मैं हटा नहीं सकती थी, क्योंकि पुराने जमाने की लोड बेरिंग दीवार थी। लोड बेरिंग दीवार कैसे हटाएंगे, देखिए। नहीं हटा सकते तो जी। वहां पे हम सिर्फ वास्तु के उपाय नहीं सोचते हैं, हमारी जो सारासार विवेक बुद्धि है, इसका भी उपयोग हमने करना है। मैंने क्या किया, उनका आगे जो आंगन था वही बढ़वा दिया। वो आंगन जी। बढ़वा दिया, उसको कंस्ट्रक्शन में ले लिया। तो उनका जो सेंटर पार्ट था, ब्रह्म पार्ट था, वही खिसक गया। और जी। ये छोटी बात नहीं है।
कि बस ये तोड़ना पड़ेगा, ये फोड़ना पड़ेगा, ये बोलना करना पड़ेगा। पड़ेगा, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि आज भी वैसे भी त्रिशाला गलत। जी लोग यही मानते हैं, वास्तुशास्त्र मतलब तोड़फोड़। हाँ जी, लेकिन ये सोच गलत है। हर बार तोड़फोड़ से ही काम होगा ऐसा जरूरी नहीं है। टेक्नोलॉजी के इस युग में हमने कितने सारे उपाय ढूंढ निकाले हैं, तो वो उपाय हम कर सकते, नो डाउट, नो डाउट। कुछ मामले ऐसे होते हैं कि उसमें थोड़ी तोड़फोड़ जरूरी होती है, जरूरी होती लेकिन ये 100% मामलों में नहीं है। लोग बाग भी, तो मेरा शुरुआती जब दौर था तब लोगों के दिमाग में यही था कि वास्तुशास्त्र यानी तोड़ फोड़, घर को तोड़ डालो, सब कुछ चेंज कर डालो। इसीलिए लोग बहुत डरते थे कि वास्तुशास्त्री को बुलाएंगे, वो कुछ ऐसा कह देगा, हम नहीं कर पाएंगे, मन में वहम रह जाएगा, तो क्या होगा हमारा। तो आज मैं कहूंगी कि वैसे तो बहुत फर्क पड़ा है, लोगों के मन में से ये डर कम हुआ है, लेकिन अब एक दूसरी आशा बन गई है, वो भी गलत है। दूसरी आशा काफी वास्तुशास्त्रियों ने ऐसी बंधवा दी है कि सब कुछ मैनेज हो जाता है। नहीं, सब कुछ मैनेज नहीं हो सकता। जी। कुछ बातें ऐसी है कि जो मैनेज नहीं हो सकती, जैसे नॉर्थ ईस्ट के दोष की बात, और खास करके नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट की बात, उसको मैनेज करना मुश्किल है, फिर भी थोड़ा परसेंट हम कर सकते, कर उसके उपाय भी मैंने दिए हैं। जैसे आपने ईशान को नॉर्थ ईस्ट की टॉयलेट की बात की, वैसे ही अगर हम दूसरी दिशा को लें, एक है साउथ वेस्ट की द्वार, साउथ वेस्ट दक्षिण जी पश्चिम दिशा की द्वार। जी उसके जी। बारे में आप कुछ कहिए, हाँ अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में कहिए। क्योंकि रिसेंटली मेरा हाँ। एक एक्सपीरियंस रहा है, किसी ने 5-7 साल पहले अपने घर का उनका साउथ वेस्ट का डोर था, किसी ने उनको तोड़ फोड़ करके पूरा रिस्ट्रक्चर करके, काफी लाखों में उनका खर्च हुआ, उन्होंने रिस्ट्रक्चर करके घर को बनवाया। उन्होंने क्या अच्छा। किया, उन्होंने बोला आप ये डोर यूज मत कीजिए, इसको बंद रखिए बोल के सारा कंस्ट्रक्शन कर दिया। पर सिर्फ बंद रखने से उसका इफेक्ट कम नहीं होता है। उन्होंने मेरे पास आए आज 6 साल बाद, उन्होंने कहा चीजें तो वैसी की वैसी ही हैं। मैं बोला सर आपने तो इसको अपने सेटिस्फैक्शन के लिए बंद किया है, उसका एक्चुअली में आपने कोई रेमेडी नहीं किया है। तो आप इस बारे में कुछ बताएंगे? काफी सारे मिथ्स हैं साउथ वेस्ट के डोर के बारे साउथ वेस्ट के डोर के बारे में मिथ्स है, और सच्चाई भी है कि साउथ वेस्ट का डोर अच्छा रिजल्ट नहीं देता है। में। जी। साउथ वेस्ट में वेस्ट की तरफ से है, साउथ की तरफ से, उस हिसाब से नेगेटिव रिजल्ट्स मिलते हैं, और ज्यादातर उसको चेंज करना अच्छा होता है। लेकिन अगर चेंज नहीं कर पाते हैं तो मेरी जो रेमेडी करवाती हूँ, देखिए मैं बताती हूँ, मैं बहुत दिशा में कॉपर इस्तेमाल करती हूँ, जी। सिल्वर जी। भी करती हूँ। लेकिन जैसे कुछ लोग इस दिशा में तांबा लेना है, इस दिशा में चांदी लेनी है, इस दिशा में एल्यूमिनियम लेना है, जी। ऐसा मैं नहीं करती हूँ। मैं कॉपर सबसे पहले ज्यादा यूज करती हूँ। क्यों करती हूँ? क्योंकि कॉपर जो है सूर्य का भी कारक माना जाता है, जी। गुरु का भी कारक माना जी। जाता है, और सूर्य का वास्तु से सबसे ज्यादा संबंध है, सबसे जी। ज्यादा संबंध है। हम कह सकते हैं हमारे जीवन पर जिस तरह सूर्य का असर है, वास्तुशास्त्र पर भी सूर्य का जो भ्रमण है उसका इफेक्ट है। तो कॉपर का जब हम इस्तेमाल करते हैं, जब जब ऐसे साउथ वेस्ट के डोर मैंने देखे हैं, तो मैं 3-4 चीजें डलवाती हूँ। उस डोर की नेगेटिविटी कट करने के लिए मैं ब्लैक टूरमली नीचे बिछवाती हूँ, फिर उसके पर कॉपर की पट्टी डलवाती हूँ, फिर उसके पर चांदी के डोर्स लगवाती हूँ, कहीं जरूरत पड़ी तो गोल्ड का भी यूज करती हूँ, और क्रिस्टल का भी यूज करती हूँ, और टच वुड कि वहां से डोर ना हटाने पर भी बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं। डोर हटाने से भी ज्यादा इस डोर को ट्रीट करने के ट्रीट मुझे कर। रिजल्ट मिले हैं। जी। 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 किस हद तक ये साउथ वेस्ट का एंट्रेंस रिजल्ट दे सकता है आपके कहे हुए रेमेडी करने के बाद? कह सकते हैं कि 70-90% रिजल्ट दे सकते जी। जी। क्योंकि काफी हैं। सारे और लोग मिला इस है डोर से रिजल्ट, बहुत काफी डरते हैं। फर्क पड़ा है, काफी फर्क पड़ा है। जी। और जी। इतने सारे एग्जाम्पल मेरे पास है, मेरी तो इतने 40 से भी अधिक सालों की प्रैक्टिस है, तो मेरे पास तो आप अगर मांगोगे तो बहुत सारे एक्सपीरियंस है कि ड्रास्टिक रिजल्ट मिला है। दूसरी एक बात मैं बताना चाहूंगी, साउथ वेस्ट में, जी। साउथ वेस्ट आपका 90 डिग्री है, ये बहुत बढ़िया बात है। कभी कभार आप कुछ भी नहीं कर पाते हो, तो साउथ वेस्ट को आप 90 डिग्री कर लो,
तो भी बहुत, साउथ वेस्ट स्टेबिलिटी की दिशा है, पृथ्वी जी तत्व की दिशा है। सारी एनर्जीज वहां जाके स्थिर होती है, वहां जाके स्टेबल होती है, टेबल। उनका रिजल्ट हमें घर में मिलता है। तो उस कोने को जब आप 90 डिग्री करते हो तो भी काफी सारी नेगेटिविटी खत्म हो। हमने ईशान कोण वहां की पे बात की। वजन, ये हाँ तो सारी रेमेडी सबको पता है। वहां पे जी आप वजन रख लो, लेकिन हर बार पॉसिबल नहीं होता है। घर का जो हिस्सा होता है उसके हिसाब से वो ट्रीटमेंट होती है, हर जगह पे एक ट्रीटमेंट तो होती नहीं है। जी जी। जैसे हमने ईशान कोण की बात की, दक्षिण पश्चिम द्वार की बात की, एक और चीज जो वास्तु में सबसे ज्यादा महत्व रखता है वो है ब्रह्मस्थान। आजकल के फ्लैट्स में जी। हम देखते हैं ब्रह्मस्थान में वॉल आता ही आता है। तो आप ब्रह्मस्थान के बारे में हमारे ऑडियंस को कुछ बताइए। हाँ, ब्रह्मस्थान में वॉल आता ही आता है, लेकिन वो वॉल किस प्रकार का है उसके पर। और देखिए, एक बात मैं आज स्पष्ट करना चाहती हूँ कि वो वॉल नीचे से शुरू होती है, बिल्डर ने बनाई हुई वॉल होती है। तो हम्म। सारे बिल्डिंग के परिप्रेक्ष्य में वो किस जगह पे आती है वो देखना भी जरूरी होता है। और वॉल के बजाय जहां ब्रह्मस्थान में भी कोई टॉयलेट आया हुआ है, तो उसका नेगेटिव इफेक्ट मैंने घर के मुख्य बेटे पर, जो एक वंशावली में घर का मेन सदस्य होता है, ज्येष्ठ पुत्र होता है, उसके पर मैंने नेगेटिव रिजल्ट देखा है। ये मैं कहना नहीं चुकूंगी, और यहाँ मैं अवेयर करना चाहूंगी कि बहुत ध्यान रख के फ्लैट खरीदिए। कि जी ब्रह्मस्थान में अगर टॉयलेट आ रहा है तो कभी भी वो अच्छा रिजल्ट देगा नहीं, बहुत सारे नेगेटिव रिजल्ट है, लेकिन वंश रुक जाता है। और अगर उस हिसाब में उस बारे में आपके ग्रह बहुत अच्छे हैं तो शायद वंश ना रुके, लेकिन ज्येष्ठ पुत्र को तकलीफें आती हैं। और ऐसे केस स्टडीज मैंने नोट करके रखे हैं। राजस्थान के कई घरों में मेरी विजिट हुई थी, तो जी वहां के दो तीन केस, यहाँ के, महाराष्ट्र के, और एक केस में यूएस का कहना चाहूंगी, जिनकी मैंने ऑनलाइन कंसल्टेंसी की थी। तो वहां पे भी ये रिजल्ट मैंने देखे थे। तो इसके बारे में डराना नहीं चाहती हूँ, लेकिन अवेयर करना चाहती हूँ कि आप उसे ऐसा घर खरीदिए ही मत। हम्म। रही बात वॉल की, तो जी वॉल के लिए मैं कहना चाहूंगी कि वॉल के लिए हर जगह पे इतना नेगेटिव नहीं देखा है। वॉल से भी ज्यादा बीम का इफेक्ट, पिल्लर का जी इफेक्ट ज्यादा। वॉल हम्म। के लिए डरिए मत, वॉल के लिए डरिए मत। लेकिन अगर वहां पे बीम है, पिल्लर है, तो वो अच्छी बात नहीं, क्योंकि बीम और पिल्लर वो एक वजन लेते हैं अपने ऊपर। जी जी इसलिए उनके लिए हमें सोचना पड़ता है और ध्यान देना पड़ता है। जी लेकिन हर हर चीज को एक उसमें ढाल के बस जी बीच में कुछ आ रहा है तो डरा दो, नो, ये नहीं जरूरी है। जी जी। पर जो डराने का काम है उससे सबको दूर रहना चाहिए, हर वास्तुशास्त्री को, कि डराए ना। जो आपसे परेशानी के लिए आया है उसको आप सॉल्यूशन देने में ध्यान रखें। जी, काफी सारी मिथ्स हैं वास्तु हाँ, में, मैं तो जैसे अभी यही हमने। कहना चाहूंगी। हाँ, काफी सारी मिथ्स हैं वास्तु में। आप कुछ ऐसे मिथ्स जो आपको लगता है आजकल के टाइम पे बहुत ज्यादा चीजों को खराब कर रही हैं, लोग गलत समझ रहे हैं उसको, वैसी कोई चीज आप शेयर करना चाहती हैं वास्तु के बारे में? काफी सारे मिथ्स है। देखिए, कि अभी बीच में ये चला था कि गणेश जी को आप द्वार पर नहीं बैठा सकते, गणेश जी कोई द्वारपाल नहीं है। जी किसने कहा? गणेश जी, गणेश जी को हर शुभ देवता है, और हर एक काम में सबसे पहले उनको नमन वंदन करके, उनको याद करके काम शुरू किया जाता है। जी और आप आज से 200-300 साल पहले के घर देखिए, वास्तु के श्लोक भी देखिए, तो उसमें भी कहा गया है कि वंदनवार जो लगती है, या द्वार पे जो एक बड़ा पट बनाया जाता है, तो उसमें गणेश, लक्ष्मी जी आदि काफी देवी देवता को रिकमेंड किया गया है। एक जी दूसरा भी मिथ चला है कि गणेश जी की पीठ में दारिद्र्य है। तो हम्म। आज मैं कहना चाहूंगी, मैं लोगों के समाधान के लिए अंदर बार गणेश कभी लगवा देती हूँ कि मन में अगर डर है तो उसका, लेकिन मैं कहना चाहती हूँ कि गणेश की पीठ में दारिद्र्य है, लेकिन उनकी, गणेश आपके द्वार पर बैठे हैं तो आपके पूरे घर पर उनका साम्राज्य है। उनकी पीठ आपके घर के पीछे जाएगी, आपके घर को उन्होंने
पूरा अपने शरण में ले लिया है। आपका पूरा घर उनके अस्तित्व में है, उनकी आगोश में है। आप क्यों डरते हो? उनकी पीठ आपके घर के पीछे जाएगी, अगर आपके लॉजिकली हिसाब सोचे से गणेश जी तो को ये द्वार पे रखना शुभ होता है? रख सकते हैं, गणेश जी को रख सकते हैं, लक्ष्मी जी को रख सकते हैं। फिर और एक बात मैं मजे की बताना चाहूंगी। अब मेरे घर में तो हम तो वही यूज करते हैं। मेरे घर में खड़े लक्ष्मी जी जो कमल के ऊपर, फूल के पर खड़ी हुई है, दो हस्ती उनका पर वो हार चढ़ा रहे हैं, और लक्ष्मी जी पैसों की बारिश कर रही हैं, लेकिन वो लक्ष्मी जी कमल के अंदर खड़ी हुई हैं। अब ये नया ट्रेंड चला है कि आपके घर में अगर लक्ष्मी जी बैठी नहीं है तो लक्ष्मी रुकेगी नहीं। अरे, वो जी कमल पर, कमल का फूल या उनका आसन है, वह अपने आसन पर स्थिर है, क्यों नहीं रहेगी? ऐसे ऐसी सब बातें जो उड़ाई जाती है या सॉरी शुरू की जाती है। और ये मीडिया का समय है, मीडिया का जमाना है। एक चीज आपकी तरफ फैलती है फैलती और है फिर जी। लोगों के, और कोई भी चीज, एक थॉट, एक विचार एक के मन में आता है, दूसरे के आता है, तीसरे के आता है, और फिर थॉट का एक प्रवाह बन जाता है। तो वो थॉट कभी कभार इफेक्ट दिखाता है, नहीं दिखाता ऐसा नहीं, लेकिन वो गलत थॉट होता है। तो ऐसे गलत थॉट से हमें बचना चाहिए। जी और छोटी छोटी बातों पर, जैसे आपको बुखार आया है तो आपका सर भी दुखेगा, हाथ पैर भी दुखेंगे, नाक भी बहने लगेगा। आप बुखार की दवाई करोगे तो सब कुछ अपने आप ठीक होने लगेगा। छोटी छोटी बातों पर आप मत जाइए। मेन चीज आप ठीक करते हो तो छोटी छोटी बातें आपको इतना ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट नहीं देगी। जी। त्रिशाला जी, आपका इतना एक्सपीरियंस है, आपके एक्सपीरियंस से मैं ये पूछना चाहती हूँ, काफी लोग वास्तु को एक साइंस नहीं मानते हैं, उसको स्पिरिचुअलिटी के साथ जोड़ते हैं। टाइम के साथ वास्तु की परिभाषा भी चेंज होती जा रही है। आप क्या कहेंगी, वास्तु कितना साइंस है, कितना स्पिरिचुअल? वास्तु 100% साइंस है। लेट मी टेल यू, वास्तु मन से जुड़ा है। जी वास्तु मन से जुड़ा हुआ है। क्यों? यह मेरे एक रिसर्च पेपर में मैंने, अगर हमारा दूसरा पॉडकास्ट करना हुआ तो उसी बात पर हम करेंगे। तो हाँ, अगर हमारा दूसरा पॉडकास्ट हुआ तो उसके पर मैं थोड़ा डिटेलिंग करूंगी, डिटेल में समझाऊंगी। लेकिन 100 वास्तु पुरुष है जो ये हमारा मन ही कह सकते हैं हम उसको, जो हमारे मन पर इफेक्ट डालता है। जी। और इसीलिए तो कहते हैं कि जब हम कहीं भी दुनिया में कहीं भी घूमते हैं, सारी दुनिया में घूम के आते हैं, घर पे लेकिन ही जब आते हैं। घर पे आते हैं तब हमें जो शांति, सुकून, अपनापन मिलता है। जी बढ़िया से बढ़िया जगह पे आप चले जाओ, आपको नहीं अच्छा लगेगा। आपका घर छोटा हो, बड़ा हो, झोपड़ी नुमा हो, कुछ भी हो, आपको वहीं पे अच्छा लगता है, क्योंकि आपका मन वहां से जुड़ा हुआ है। जी तो मन का सबसे ज्यादा इफेक्ट है, लेकिन वो भी एक साइंटिफिक वे में है। और वास्तु ये पूरा साइंस है, कंस्ट्रक्शन का विज्ञान है, ज्योतिष का विभाग उसके अंदर आता है। ज्योतिष क्या साइंस नहीं है? ज्योतिष विवादास्पद जरूर है, लेकिन ये फिलोसॉफिकल, इसको अगर फिलोसॉफिकल साइंस की मान्यता मिलती है तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि जैसे कि इसमें हम काफी सारी वास्तु या फिलोसॉफी है, फिलोसॉफी भी है। जी इसमें जो हमारा फिजिकल साइंस है वैसा 1+1 2 ऐसे नियम नहीं है। 1+1 1+1 11 भी कभी कभी हो सकता है। तो कभी फिलोसॉफी है, फिलोसॉफिकल साइंस ऐसा मैं इसको कहना चाहूंगी, कंस्ट्रक्शन का साइंस कहना चाहूंगी, लेकिन 100% साइंस है। जी। वैसे ही ज्योतिष, वास्तुशास्त्र, इन सबको हम जो टर्म देते हैं वो बोलते हैं ऑकल्ट साइंस, एस्ट्रोलॉजिकल साइंस। वो होते हुए भी लोगों को बार बार ये क्वेश्चन आता है कि क्या ये साइंस है? तो उसको क्लैरिफाई करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया त्रिशाला जी, कि आपने इतने क्लैरिटी से समझाया कि ये साइंस है। एंड वास्तु जो साइंस ऑफ आर्किटेक्चर है, जिसको हम बोलते हैं शिल्प शास्त्र, जो जी। कंस्ट्रक्शन के रूल्स हैं, आपको क्या लगता है आजकल के ज़माने में हम कितना कंस्ट्रक्शन के रूल्स अकॉर्डिंग टू वास्तुशास्त्र हम फॉलो कर सकते हैं? जब सारा अपार्टमेंट कल्चर है, इतने सारे कंस्ट्रक्शन हमारे आसपास हम देखते हैं, तो इसमें वास्तुशास्त्र कितना फॉलो किया जा सकता है या कितना किया जा रहा है?
हम्म सबसे पहले आपने एक बात कही कि कंस्ट्रक्शन के रूल्स हैं। मैं कहना चाहूंगी, इसमें जोड़ना चाहूंगी कि जी नॉट ओनली कंस्ट्रक्शन रूल्स, इसमें समय का भी ध्यान रखा जाता है। क्योंकि मुहूर्त दिए हैं, आप अगर द्वार बैठा रहे हो तो उसमें मुहूर्त देखना होता है। प्रथम शिलान्यास कर रहे हो तो मुहूर्त, मुहूर्त देख। मुहूर्त क्या होता है? मुहूर्त ऐसी चीज है कि जिस समय सब सारी एनर्जीज डिवाइन ब्लेसिंग देने के लिए रेडी होती है, ऐसे समय का चुनना वो होता है मुहूर्त। तो समय को भी हम देखते हैं, ठीक है। और ये सारा समय हमारे अर्थ के परिप्रेक्ष्य में सूर्य से जोड़ते हैं, सूर्य चंद्र गोचर ग्रहों के भ्रमण से जोड़ते जी हैं। तो कंस्ट्रक्शन का साइंस है, ज्योतिष का साइंस है, ठीक है। अब आपकी बात पर मैं आती हूँ। आपने कहा कि कंस्ट्रक्शन के रूल्स जो हैं वो फॉलो करना कितना पॉसिबल है। जी आई एम वेरी सॉरी, बहुत पॉसिबल नहीं है, हमारे हाथ में नहीं। 10% लोग होंगे जो अपनी मर्जी से अपना घर बनवा सकते हैं। आजकल जो जमाना है वो खड़ी बिल्डिंगों का है, मल्टी स्टोरी। मल्टी पहले स्टोरी जमाना बिल्डिंग। था जी वो ऐसी, हाँ हाँ, हॉरिजॉन्टल नहीं होती थी बिल्डिंग्स, ठीक है। अभी जो है सारी बिल्डिंग्स खड़ी होती है, मल्टी स्टोरी होती है, और वो बिल्डर बनाते हैं, हम नहीं बनाते हैं। हमने जी तो हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, हमें जो बिल्डर बना के देता है वही हमने लेना है। तो जी उसमें कुछ ध्यान हम जरूर रख सकते हैं। और मैं, अगर आप पॉडकास्ट सिर्फ और सिर्फ बिल्डर्स के लिए करती हैं तो मैं बिल्कुल करना चाहूंगी। बिल्डर डरते हैं कि अगर हम बिल्डर डरते हैं कि जी, हम आपने ये अगर बिल्कुल सही वास्तुशास्त्र बात को, करी। आपने ये बिल्कुल सही हाँ बात करी। बिल्डर्स डरते हैं कि वास्तुशास्त्री हमारा काम खराब करेगा। हाँ फिर, हमारे जी हाँ बिल्कुल नहीं, बिल्डर्स को जरा भी डरने की जरूरत नहीं है। वास्तुशास्त्र जितना लोगों ने आजकल कठिन बना दिया है उतना नहीं है, नहीं। बहुत सिंपल है। और बहुत इजी वे में वास्तुशास्त्र को, और ये अगर सोचते हैं कि 2-4 फीट जगह बचाने के लिए, यहाँ पे क्या देखा जाता है कि मैक्सिमम यूज ऑफ लैंड, जी यही एक नहीं। ले वास्तुशास्त्र कभी भी इस बात को मना नहीं करता है। वास्तुशास्त्र के नियम फॉलो करके भी आप मैक्सिमम यूज ऑफ लैंड कर सकते कर हो, सकते हैं। साथ में अपना और अपने क्लाइंट का भी भला कर सकते हो। ऑन द कॉन्ट्ररी, जो बिल्डर वास्तुशास्त्र को नहीं मानते हैं उन्हें कितनी दिक्कतें आती है। उनके इतने केसेस मेरे पास है, मैंने सॉल्व किए हैं। ये जो गलत समय पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं, गलत रीति से स्टार्ट करते हैं, जी गलत प्लान बनाते हैं, हम कितनी बार भूमि का देखते ध्यान हैं, नहीं रखते हम हैं। सबके सामने है ही, हम देखते हैं कि दिल्ली एनसीआर में कितने सारे कंस्ट्रक्शन हैं जो आधे अधूरे आज भी रुके हुए हैं, लोगों के पैसे फंसे हुए हैं। क्या आप उसमें कुछ रोशनी डालना चाहेंगी? अगर हो सकता है कि वो अगर वास्तुशास्त्र के रूल से किए हुए हो तो वो कंस्ट्रक्शन प्रॉपरली स्टार्ट होता और खत्म होता। बिल्कुल। देखिए, मैंने 3-4 बातें कही कि गलत समय पे नींव डालना, गलत समय पे काम शुरू करना, जी गलत जगह से काम शुरू करना, जमीन के लिए कुछ नहीं देखना, क्योंकि जमीन की अपनी एक ऊर्जा होती है, वो भी देखनी होती है। हम्म ये छोटी छोटी बहुत सारी, और कई बार जैसे नॉर्थ ईस्ट में पहले वजन डाल देना, बहुत इतने सारे एग्जाम्पल है कि सारे तो हम नहीं बता नहीं सकते। बता सकते। हर जगह के एक, और आजकल दूसरा जो बिल्डर के भी हाथ में नहीं, कि वास्तु विदिशा मिलती है हमें। जी प्लानिंग ही ऐसी हो रही है प्लानिंग ही कि ऐसी वास्तु है। विदिशा होती है, जी ऐसी है। सिटीज की प्लानिंग ऐसी है, रोड्स ऐसे बने हैं कि वास्तु विदिशा मिलती है। जी ये सारे प्रॉब्लम ऐसे हैं कि जिनके साथ हमें कोप अप करना है, हम चेंज नहीं कर नहीं सकते कर हैं, सकते। नहीं कर सकते। तो जो चीज जैसी मिली है उसमें कितना बेटर कर सकते ये हमने देखना है। और मैं एक मजे की बात कहूंगी। आज सुबह आपका पॉडकास्ट शुरू होने से लगभग 1 घंटा पहले ही मेरे पास एक काम आया है कि काम रुक गया है और काम नहीं चल रहा है, का आप 6 महीने से काम बंद है, आप जी आके देखिए। हाँ, जी आप फोन पर कुछ बता सकती हैं, लेकिन मैंने सोचा कि फोन पर बताना ठीक नहीं है, मैं विजिट करती हूँ और फिर उसके बाद ही डिटेल रिपोर्ट दूंगी। तो जी ऐसा तो
कई जगह पे, लेकिन काम रुकने के कई सारे वास्तुशास्त्रीय रीजन होते हैं। तो इसका तो मतलब है बिल्डर्स को एजुकेट करने की जरूरत है कि वास्तुशास्त्र हाँ, से आप काफी हद तक बेनिफिट ले सकते हैं। जनरल पब्लिक को हम एजुकेट कर रहे हैं, उससे ज्यादा बिल्डर्स को एजुकेट करने की जरूरत है। मेरे पास एक बहुत बड़ी संस्था का प्रपोजल भी आया था कि इनके लिए हम प्रोग्राम करते हैं, लेकिन मेरे ही कुछ काफी बिजी शेड्यूल की वजह से हम नहीं कर पाए। लेकिन मैं चाहती हूँ, मैं अब सामने से उनको अप्रोच करूंगी और कहूंगी कि हम बिल्डर्स के लिए एक वेबिनार या कुछ अरेंज करें। जी और मैं फिर से आपके इस पॉडकास्ट के माध्यम से कहना चाहूंगी बिल्डरों को कि डरिए मत। जी वास्तुशास्त्र बिल्कुल आपके किसी भी प्लान में आड़े नहीं आएगा। जी ऑन द कॉन्ट्ररी, आपकी स्कीम को बेचने में हेल्प करेगा, बहुत बढ़िया रहेगा। आपका काम अगर 6 महीने या 12 महीने चलना है तो वो अवधि वो घटा देगा। आप वास्तुशास्त्र की हेल्प लेके देखिए। देख के रे जी त्रिशाला जी, आपके जितना तो एक्सपीरियंस नहीं है, जितना मैंने एक्सपीरियंस देखा है पिछले 5-6 सालों में, बिल्डर्स काफी डरते हैं और बिल्कुल ही दूर भागते हैं वास्तुशास्त्रियों से। जी, बिल्डर्स को एजुकेट करने की बहुत जरूरत है। तो जो भी बिल्डर्स हमारे इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, जैसे मैम का बहुत इतना जरूरत है। एक्सपीरियंस है, उन्होंने कहा डरने की बात नहीं है। वास्तुशास्त्र के गाइडलाइंस को फॉलो करने से आप काफी अच्छा एक बिल्डिंग स्ट्रक्चर अपने लिए और लोगों के लिए तैयार कर पाएंगे। देखिए, मैं क्यों कहती हूँ, अ, मैं किसी की टीका नहीं करूंगी, लेकिन वास्तुशास्त्री ऐसी सलाह दे देते हैं, ये गलत है, इसको ठीक कर दो, ये कर दो। मैं चाहती हूँ कि वास्तुशास्त्री को आर्किटेक्चर का भी नॉलेज होना चाहिए, ज्योतिष होना का चाहिए। होना चाहिए, और काफी सारा नॉलेज जितना पहले तो ऐसा कहा जाता था कि वास्तुशास्त्री को 64 कलाओं का ज्ञान हो तो वो ज्यादा अच्छी बात है, और सिर्फ जी आप वास्तु जानते हो, बाकी कुछ जानते नहीं हो तो नहीं काम कर पाओगे। जैसे मैंने कहा कई बार कि अब मैंने अभी पहला ही एक्सपीरियंस था मेरा कि मैंने उनका ईस्ट में उनके पास काफी सारी जगह थी, तो वो जगह ही कंस्ट्रक्शन में बढ़वा दी, तो उनका ब्रह्म स्थान ही बदला। बदला। ब्रह्म जी स्थान को हम ठीक नहीं कर सकते थे, तो हमने ब्रह्म स्थान को ही बदल उसको ही दिया। बदल दिया। वहां पे जी, गुंजाइश थी, हर जगह पे ये हर गुंजाइश जगह होती नहीं है, होती है। जी जरूरत नहीं, लेकिन थी। तो लेकिन ये वास्तुशास्त्री ने अपना दिमाग लगाना जरूरी है कि जी बस वास्तुशास्त्र के नियम नहीं, आपको हर विद्या का, हर चीज का और एस्थेटिक सेंस का भी इस्तेमाल करना चाहिए। क्योंकि कई बार देखते हैं कुछ कलर चेंज करके, छोटी मोटी चीजें चेंज करके भी हम रिजल्ट ला सकते हैं। जी तो वास्तुशास्त्री सिर्फ वास्तु ना सीखे, थोड़ा बेसिक आर्किटेक्चर का नॉलेज करे, ज्योतिष भी अगर वो सीखे थोड़ा, जरूरी नहीं कि वो ज्योतिष में डीप में जाए, बिल्कुल सीखना बेसिक जरूरी है। नॉलेज, बिल्कुल बेसिक अगर उनके पास है तो वो चीजों को समझ पाएंगे ज्यादा अच्छे से। ज्यादा तो मैं अच्छे। वास्तुशास्त्रियों को भी ये कहना चाहूंगी, एस्थेटिक सेंस भी उनमें हो तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा, जी जी कि किसी का कुछ भी कम बिगाड़ के, कम तोड़फोड़ करके या कम रेमेडी करके भी कर पाएंगे। कर पाएंगे। जरूर। थैंक तो मैं बिल्डर्स को भी संदेश देना चाहूंगी, वास्तु शास्त्रियों को भी संदेश देना चाहूंगी, और जनरल पब्लिक को भी कहना चाहूंगी कि एकदम हड़बड़ी मत मचाइए जी और एकदम से डर मत जाइए। आप शांति से सोचिए कहाँ पे गलती है। वास्तुशास्त्र भी आपके जीवन पर इफेक्ट करता है, बहुत बड़ा रोल है, लेकिन आपके तकदीर का भी थोड़ा रोल है। जी इसीलिए पहले ज्योतिष देखिए, फिर फिर घर देखिए, और सारी चीजों का मेल मिलाप करके अंतिम निर्णय पर आप आइए। थैंक यू सो मच त्रिशाला मैम कि आपने इतने डिटेल में बताई हमें, स्पेशली बिल्डर्स को, बिल्डर्स की नॉलेज दी कि हम कैसे बिल्डर अपार्टमेंट्स को ठीक कर सकते हैं। और वास्तु में बिल्कुल हड़बड़ाना नहीं चाहिए, हमें धीरे से समझना चाहिए कहाँ से प्रॉब्लम आ रहा है, किस दिशा से आ रहा है, हमारी कुंडली, हमारे कर्म कैसे हैं, सब चीज मिलके काम करती है। तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आई विश टू ब्रिंग यू अगेन कि आपकी नॉलेज और लोगों तक पहुंचे। आई रियली विश टू डू अनदर पॉडकास्ट विथ यू ऑन डिटेलिंग ऑफ डिफरेंट टॉपिक्स। Thank you so much for your time on this special podcast on the Women's Day. And before ending, I want you to share some message for the women Vastu Shastris. Because आप गुजरात की फर्स्ट वास्तु शास्त्री थी, तो आप जो आजकल जो काफी सारी, ये एक मेल ओरिएंटेड साइंस मतलब प्रोफेशन माना जाता था, नाउ देर आर लॉट ऑफ वुमेन हु इज डूइंग दिस। आप उन लोगों के लिए कोई मैसेज बताना चाहेंगे?
जी, मैंने जब एज ए वास्तुशास्त्री करियर शुरू की थी, तो सब लोगों को आप करने वाली है वास्तु का काम, ऐसे लगता था लोगों को। लोग थोड़ा आश्चर्य में पड़ जाते थे, लेकिन जब मुझसे मिलते थे, सारी बात समझते थे, तो फिर वो बहुत आश्वस्त हो जाते थे। मैं सभी जो लेडीज है, देखिए स्त्री क्या है, वास्तुशास्त्र पंच तत्वों पर आधारित है। जी और स्त्री स्त्री जल तत्व, स्त्री को जल तत्व, स्त्री चंद्र माना गया है। स्त्री को, स्त्री बहुत इमोशनल होती है, ऐसा माना गया है। माना जाता इस है। जी जमाने में वो सही हो ऐसा जरूरी नहीं, लेकिन हर एक स्त्री के अंदर जल तत्व की मात्रा अधिक होती है। जल तत्व का क्या गुण है कि जिसके साथ जोड़ो उसके साथ वैसा वो ही डल जुड़ जाता है। जी जाता है, उसी के गुण को आत्मसात कर लेता है। तो स्त्रियों को भगवान ने एक विशेष क्षमता दी है कि वो हर एक चीज, हर एक के साथ, किसी लोगों के साथ जल्दी जुड़ सकती है, उनकी बातों को जल्दी से अच्छे से समझ सकती है। और स्त्री में पृथ्वी तत्व की भी अधिकता है। स्त्री के बिना पुरुष के जीवन में कभी भी स्थिरता नहीं है। ये बात तो एक्सेप्ट सबको करनी पड़ेगी, स्त्री पुरुष दोनों को। तो जो कुदरत ने हमें जो गुण दिए हैं, उनका उपयोग करके, हम हमारी विद्या का उपयोग करके बहुत लोगों के जीवन में सुख शांति लाने का प्रयास करें। पैसों के पीछे नहीं भागे। आप काम अच्छा करते हो तो पैसा ये सेकेंडरी बात है, वो तो आपको मिलना ही मिलना है, मिलना ही है। जी उसके पीछे मत भागिए। ये मैं कहूंगी। और जो काम आपको मिला है निष्ठा से करिए। बहुत सारी लेडीज ये काम निष्ठा से कर रही है, लेकिन हार्डली 1 और 2% लेडीज को मैं ये भी संदेश देना चाहूंगी कि आप जिस फील्ड में हैं, ये एक स्पिरिचुअल साइंस में इस जी तरह से कहूंगी कि लोगों के जीवन को संवारने का आपको मौका मिलता है। तो आप जब टीवी पर या पॉडकास्ट आते हैं या पॉडकास्ट करते हैं, तो इस प्रोफेशन का नाम खराब न हो, इस जी। तरह का बिहेवियर रखें। बस इतना ही मैं कहना चाहूंगी। Thank you so much, Trishala ma'am, जी for coming and sharing your wonderful message and wishing you a very happy Women's Day कि आप अपने प्रोफेशन में और आगे बढ़े और बढ़ती रहे। जी। और एक छोटी सी रेमेडी मैं कहना चाहूंगी कि जब तक आपके घर में दोष है, आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, तो ओंकार ध्वनि की आप कैसेट भी लगा के रखिए, तो भी बहुत फर्क पड़ेगा। धूप भी करिए, धूप से भी बहुत फर्क पड़ता है। जी और धूप में चीजें अच्छी होनी चाहिए। अगर आप कहो तो मैं बता देती हूँ। जी जी। पीली सरसों और लोबान वगैरह जो चीजें हैं, कपूर, देसी कपूर, उन चीजों का, सब चीजें आप नहीं मिला सकते हो, कोई नहीं, 1-2 चीजों से भी आप धूप पूरे घर में फैलाइए, या पूरे घर में आप ओम नाद चलाइए, काफी फर्क पड़ेगा। थैंक यू ये कि कोई आपने भी कर इतनी सकता है पावरफुल ऐसी रेमेडी रेमेडी है, शेयर क्यों? की। जी क्योंकि हाँ, हाँ, सृष्टि की उत्पत्ति ही ध्वनि से हुई है, और ध्वनि का इफेक्ट बहुत होता है। जी जी। इसीलिए मैं थैंक यू। ओम जाप को सजेस्ट कर रही हूँ। जी आप सब लोग जो भी इसको देख रहे हैं, मैम की इस रेमेडीज को अपने घर पे अप्लाई करिए, डिफरेंस देखिए। आप मेरे से या मैम से जुड़ना चाहते हैं, यू कैन पुट इन योर कमेंट्स। थैंक यू एवरीबॉडी फॉर वाचिंग दिस वंडरफुल पॉडकास्ट। आगे भी मैं आपके साथ और इंस्पिरेशनल जर्नीज लेके आती रहूंगी। नमस्ते।